हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ेगबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे दोस्तों, जो 24 फरवरी को क्लास 12th का एग्जाम है ज्योग्राफी का, उसका हम लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों को 24 फरवरी में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताते प्यारे दोस्तों, इससे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, सोशियोलॉजी जो मेरा वीडियो से देख के गए होंगे उनको पता होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन मेरा ही वीडियो से देखने को मिला था। साथ ही हिंदी और इंग्लिश का भी आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन मेरा ही वीडियो से देखने को मिला था, कुछ वीडियो करवाए थे उससे। तो इसी तरह से आप लोगों का सभी वीडियो में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है तो टच करेगा, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देख के जाएं। साथ ही अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले उनको पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज जो आप लोगों का है तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा आप लोगों का 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, उसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख चुके हैं और नेक्स्ट कमेंट में आप लोग बताइएगा कि अगला जो है सो कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाए, ये आप लोगों का कमेंट पर ही निर्भर करेगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव लाएंगे ज्योग्राफी, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा वीडियो लाना है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ जो पूछा गया 1970 का दशक में किन तीन विचारधाराओं का उदय हुआ था। तो ये जो है सो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी इसको आप लोग पाएंगे। तो ये जो है सो तीन विचारधाराओं का उदय हुआ था, कौन कौन था? तो नारीवाद था, पर्यावरणवाद था और आधुनिकतावाद। तो ये आप लोग तीनों याद रखिएगा। 1970 के दशक में जो है सो तीन जो है सो विचारधाराओं का उदय हुआ था, नारीवाद, पर्यावरणवाद और आधुनिकवाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले उसको क्या है, आयु लिंक पिरामिड से आप क्या समझते हैं? जो आयु लिंक पिरामिड होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। आयु पिरामिड जनसंख्या संरचना को दर्शाने वाला, जो जनसंख्या का संरचना उसको दर्शाने वाला जो है सो एक क्या होता है, आरेख होता है, जो विभिन्न आयु समूह में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं को अनुपात दिखाता है। जिससे क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग दंड आरेख के जैसा ऐसा हम लोग बनाते हैं कि यहाँ से इतना जो है सो महिला है और इसी में फिर बना दिए कि पुरुष है, तो पुरुष जो है सो पुरुष का आयु, जैसे मान लीजिए 15 से 20 वर्ष का आयु का जो लड़का है उसका प्रतिशत उतना है, या किस तरह से करके जो हम लोग दर्शाते हैं, तो उसी को जो हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग ऐसे करके जो देखते होंगे कि इस तरह से जो हम लोग करके बनाते हैं, तो इसी को जो है सो हम लोग आयु पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो है सो पिरामिड अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। तो यहाँ केवल आप लोगों को ये जानना है कि पिरामिड से आप क्या समझते हैं, आयु पिरामिड। तो आयु पिरामिड जनसंख्या संरचना, जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर है उसके बारे में दर्शाने वाला एक आरेख है, जो विभिन्न आयु समूह, और जो विभिन्न आयु समूह में जो है, जैसे मान लीजिए सबका एज तो एक जैसा नहीं है, किसी का एज कम है, किसी का ज़्यादा है, विभिन्न समूह में पुरुष और महिलाओं की संख्या को अनुपात को दर्शाता है। कुल मिला के जो विभिन्न आयु समूह के जो स्त्री और पुरुष है उनकी संख्याओं को दर्शाने के लिए हम लोग आयु लिंक पिरामिड का उपयोग करते हैं। और उसी तरह से आगे क्वेश्चन रहता है, भर्म अब्रक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्रों में किया जाता है? ये जो अपरक देख रहे हैं बच्चों, तो अबरक बता दें आपको, पूरा भारत में सबसे अधिक जो आप लोगों का होता है, या पूरा विश्व में सबसे अधिक जो है सो कोडरमा में अबरक का उत्पादन होता है। कोडरमा जो है सो झुमरे तिलैया या कोडरमा हम लोग बोल सकते हैं, अबरक के लिए जो है सो अग्रणी राज्य है। तो देखिए इसमें क्या है, अबरक का उपयोग जो है सो किन क्षेत्रों में किया जाता है? अबरक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है, उद्योगों में भी किया जाता है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत वगैरह में, जैसे आप लोग आयरन जो इस्त्री मारते होंगे, कपड़ा में जो आयरन मारते हैं, उसका नीचे वाला जो तलिया रहता है वो जो है सो अबरक का ही बना होता है। वो जो क्या होता है, विद्युत का जो होता है सो कुचालक होता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिखिएगा, अबरक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में और उद्योगों में, सब में किया जाता है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा आंसर करके लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग आंसर लंबा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सब पॉइंट जो है सो आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद नीचे में आप लोग जो ऐड कीजिएगा, और आप लोग अगर ऐसा लिखते हैं तो आप लोगों का नंबर अच्छा आ जाएगा, और जो क्वेश्चन हम बताएंगे वही क्वेश्चन आने को मिलेगा आप लोगों को, देखिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? ये जो वर्तमान प्रतिभूमि है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। वर्तमान प्रतिभूमि से आप क्या समझते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि है जिसे एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता है। मतलब वर्तमान प्रतिभूमि किसको बोलते हैं? जो वर्तमान में जो है सो क्या है, प्रति है, मतलब एक साल या उससे जो है सो अधिक समय तक जो है सो उसमें खेती नहीं किया गया, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। और आगे देखिए बच्चों क्या है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 में संचार सेवा से आप क्या समझते हैं? ये जो संचार सेवा है उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, संचार सेवाएं वे सेवाएं जो व्यक्तियों और संगठनों को सूचनाओं का आदान प्रदान में मदद करता है, जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट, डाक सेवाएं, ये सभी जो हो जाएगा सो संचार सेवाएं का उदाहरण हो जाएगा।
तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अन्यथा डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों का निर्भर है। देखिए इसमें क्या मानव बस्ती किसे कहते हैं। ये जो मानव बस्ती है उससे क्या है, मानव बस्ती एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग स्थानीय या अस्थायी रूप से रहते हैं। इसमें घर, इमारतें, अन्य संरचनाएं शामिल होती हैं। माने मानव बस्ती में क्या होता है, मानव बस्ती एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग अस्थायी या अस्थायी रूप में रहते हैं। लोग क्या होता है, अस्थायी या अस्थायी रूप में रहेगा, मतलब परमानेंट या अनपरमानेंट। इसमें क्या होता है, घर, इमारत, अन्य संरचनाएं शामिल होती है। उसी तरह से आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन है सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से। जो मानव का विकास के 4 स्तंभ है सो कौन कौन है, समता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो आप लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लोगों तो बहुत अच्छे से सुने होंगे। यहाँ समता आप लोग जान रहे होंगे और उत्पादकता तो आप लोग प्रोडक्ट भी जान रहे होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं यहाँ सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता या सतत पोषणीय विकास किसको बोलेंगे, तो वैसा विकास जिसमें हम लोग तो अपना यूज जो कर रहे हैं उसको करेंगे लेकिन भविष्य का पीढ़ी के लिए हम लोग संरक्षित करके रखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। जैसे आप लोग उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझिए, मान लीजिए पेट्रोल हम लोग जाते हैं तो आप पर्सनल गाड़ी से तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होती है और वही हम लोग सार्वजनिक वाहन से जाते हैं तो उतना कम नहीं होता। अगर वैसा हम लोग करते हैं तो भविष्य में जो आने वाला पीढ़ी है उनके लिए जो है सो संसाधन क्या होगा, संरक्षित करके रख देंगे हम लोग, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है सो भी उनका उपयोग कर सके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। और आगे आप लोगों का है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें आप लोग देख सकते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जो वृद्धि है और विकास में दोनों में क्या अंतर है, आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों एक जैसा है, लेकिन नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास जो है सो गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि मात्रात्मक कितना वृद्धि हुआ और विकास कितना गुना विकास हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि में आकार, जनसंख्या या मानव में वृद्धि होती है। वृद्धि में क्या होता है, आकार, जनसंख्या या मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि विकास में जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। नहीं बोलता है कैसा विकास कर रहा है, तो जीवन की गुणवत्ता में विकास कर रहा है। और उसी तरह से आगे आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बताइए। जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है वो क्या है, उसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। पार साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस के पश्चिम भाग को पूर्वी भाग से जोड़ता है। ये क्या करता है, पार साइबेरियन मार्ग जो है सो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो क्या करता है, जो रूस को पश्चिमी भागों को पूर्वी भागों से जोड़ता है। मतलब रूस के जो पश्चिमी और पूर्वी भागों को जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, तो पार साइबेरियन। उसके बाद यह रेल मार्ग 9289 किलोमीटर लंबा है और 1916 में बनकर तैयार हुआ था। ये जो पार साइबेरियन है इसकी लंबाई कितना है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, 9289 है और इसका जो निर्माण है सो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे आप लोगों को बताते प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से आंसर लिखना है। आप लोग इतना भी लिखते हैं तो आप लोगों का जो है सो नंबर दिया जाएगा। चूंकि जो क्वेश्चन पूछा गया अगर उसका आप लोग आंसर दे देते हैं तो थोड़ा बहुत मान लीजिए शब्द कम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। जो व्यापार संतुलन है उससे क्या तात्पर्य है, तो व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात आयात के बीच का अंतर होता है। व्यापार संतुलन मतलब आप जो देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी देश के निर्यात मतलब किसी भी देश को आप मतलब जैसे भारत से कोई भी सामान को जो हम लोग भेजें, और आयात मतलब जो दूसरे देश से अपने सामान को लाएं के बीच का जो अंतर है उसी को, यदि निर्यात आयात से अधिक होगा, देखिए निर्यात जो है सो आयात से अधिक होगा, मतलब हम लोग जितना मंगाते नहीं उतना अगर भेजेंगे तो व्यापार संतुलन सकारात्मक होगा। तो व्यापार संतुलन क्या होगा, सकारात्मक होगा। यदि आयात निर्यात से अधिक होगा, लेकिन आयात यदि निर्यात से अधिक होगा तो व्यापार संतुलन नकारात्मक होगा। कहने का मतलब क्या है, आयात का मतलब होता है जो दूसरे देशों से हम लोग मंगाते हैं, और निर्यात का मतलब क्या हुआ, जो अपने भारत देश से दूसरे देश को भेजेंगे। तो मान लीजिए अगर अधिक हम लोग आयात करेंगे तो वहाँ का जो है सो स्थिति जो है सो नकारात्मक देखने को मिलेगा। मतलब इससे ये पता चलेगा कि यहाँ जो भारत का स्थिति है सो अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे अगर आप लोगों अगर ज़्यादा हम लोग निर्यात कर रहे हैं, मतलब दूसरे देशों को ज़्यादा भेज रहे हैं, तो कोई भी चीज़ दूसरे देश को कब भेजेंगे, जब आपके पास जितना ज़रूरत है उससे अधिक रहेगा। तो उससे जो है सो क्या होगा, सकारात्मक संतुलन देखने को मिलता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए स्वस्थ शहर क्या है। जो स्वस्थ शहर है क्या है, स्वस्थ शहर वह शहर है जो अपने निवासियों के लिए स्वस्थ और भलाई को बढ़ावा देता है। स्वस्थ और भलाई भलाई के लिए बढ़ावा देता है। इसमें स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, पर्याप्त 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 आवास, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, आप लोगों को पूछा गया स्वस्थ शहर, तो स्वस्थ शहर आप लोग ये इतना जान लीजिए, वैसा शहर जिसमें स्वच्छ हवा होगा, सुरक्षित पानी होगा, पर्याप्त आवास होगा या स्वस्थ सेवाओं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वस्थ शहर।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है। तो ये जो प्रदूषण और प्रदूषक है दोनों में थोड़ा सा आप लोग अंतर समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग इसको, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसे बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन फैक्ट क्या है उसको आप लोगों का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग इसके बड़ा, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग बड़ा करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या, प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश करता है। प्रदूषण जो होता है सो प्रवेश है, मतलब प्रदूषण क्या होता है, मान लीजिए प्रदूषण में कई होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो वही बोल रहा है प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है। मतलब जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ जब प्रवेश करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदूषण हो गया। उसके बाद जबकि प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। जबकि प्रदूषण हम लोग किसको बोलेंगे, प्रदूषक किसको बोलेंगे, प्रदूषक मतलब किसके कारण प्रदूषण फैला है। तो जैसे उद्योग वगैरह हो गया उस सब के कारण, तो उस सबको हम लोग बोलेंगे प्रदूषक। प्रदूषक मतलब जिसके कारण प्रदूषण फैला है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पहले उसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में गेहूं उत्पादन के अनुकूल वातावरण का उल्लेख करें। ये जो गेहूं उत्पादन का अनुकूल वातावरण का उल्लेख करें सो पूछा गया है। देखिए यहाँ आप लोग थोड़ा इसे, इसका जो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का टाइप का जो आंसर है सो आप लोग लॉन्ग टाइप में लिखिएगा। यहाँ हम शॉर्ट टाइप में लिखे हैं ताकि आप लोगों को जो है सो आसानी से समझा सकें और बता सकें। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे देख सकते हैं, गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण में समशीतोष्ण जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा होती है। आप लोग लिख सकते हैं कितना तापमान चाहिए, क्या कौन सा मिट्टी चाहिए, कैसी वर्षा चाहिए, ये आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हम लिखा है, गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए, वातावरण जो है सो अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। उसके बाद समशीतोष्ण होना चाहिए, समशीतोष्ण मतलब एकदम थोड़ा ठंडा का मौसम होना चाहिए, लेकिन पकते के समय जो है सो धूप, तेजी धूप होना चाहिए। उसके बाद जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा होना चाहिए, जलवायु भी अच्छा होना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी भी होना चाहिए और पर्याप्त वर्षा भी होना चाहिए, तब जाके फसल होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। क्या होता है जन्म दर, क्या होता है मृत्यु दर, उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या है, तो जन्म दर हम लोग देखते हैं, जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या है। जन्म दर क्या होता है, प्रति 1000 में जितने बच्चों का जन्म हुआ है उसको हम लोग जन्म दर बोलेंगे। और मृत्यु दर उसी तरह से किसको बोलेंगे बच्चों, देखिए इसमें, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मौतों की संख्या, मतलब मृतकों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, मृत्यु दर। मतलब 1000 में एक वर्ष में जो संख्या, मतलब 1000 की संख्या में एक वर्ष में जितने लोगों का मृत्यु हुआ उसको मृत्यु दर, और जितने लोगों का जन्म हुआ उसको जन्म दर बोलेंगे। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। आगे देखिए इसमें क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके इसमें लिखना है, क्योंकि ये आप लोगों को 5 नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या, मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभ का वर्णन करें। जो मानव विकास की अवधारणा का 4 स्तंभ है सो क्या क्या है, मानव विकास की अवधारणा के 4 स्तंभ निम्न है। जैसे समता हो गया, सतत पोषणीयता हो गया, ये आप लोगों को ऊपर में करवाएं। समता क्या होता है, सभी लोगों को समान अवसर और संसाधन। समता का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, समान संसाधन मिलना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समता। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, सतत पोषणीयता, विकास को इस तरह से होना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा हो सके। वही बात अभी आप लोगों को बताएं कि विकास ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग अपना फायदा केवल नहीं देखें, मतलब हम लोग अपना यूज तो करेंगे, उपयोग तो करेंगे ही, साथ में जो भविष्य वाला आने वाला जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम लोग संरक्षित करके रखेंगे। तो वही बात यहाँ बोला गया, विकास को इस तरह से होना चाहिए, मतलब विकास जो है सो इस तरह होना चाहिए कि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करे। और उसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, उत्पादकता, लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में योगदान करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए यहाँ फिर से आप लोग देख लीजिए, उत्पादकता मतलब लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में योगदान करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा बात कहा गया है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सशक्तिकरण क्या होता है, ये जो चौथा पॉइंट आप लोगों को बताए थे। तो लोगों को अपने जीवन और अपने समुदायों को प्रभावित करने वाले निर्णय में सक्षम होना चाहिए। मतलब लोगों को अपने जीवन और अपने समुदायों को प्रभावित करने वाले जो निर्णय है निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, मतलब खुद का डिसीजन लेने की जो है सो क्षमता होनी चाहिए, यही बात आप लोगों को इसमें कहा गया है। तो ये था मानव विकास की अवधारणा के 4 स्तंभ, जो कि ऊपर में भी आप लोगों को करवाया गया है। आगे देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है, चलवासी पशु चारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें बोला गया बच्चों, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन में क्या अंतर है। चलवासी पशुचारण एक पारंपरिक प्रथा है जिसमें पशुओं को चारागाह में ले जाया जाता है। चलवासी पशुचारण क्या होता है, मतलब पशु को हम लोग चरा के क्या ले जाते हैं, जहाँ पे घास वगैरह है वहां पे ले जाते हैं, तो वही बोला चलवासी पशुचारण एक पारंपरिक प्रथा है जिसमें पशुओं को चारागाह में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन एक आधुनिक प्रथा है जिसमें
पशुओं को मांस, दूध और ऊन के उत्पादन के लिए पाला जाता है। मतलब जो है सो पशु वाणिज्य पशुधन, पशुधन मतलब जिससे हम लोगों को धन की प्राप्ति होगा। धन की प्राप्ति कब होगा? जब हम लोग पशुओं को जो है सो उसका मांस का उपयोग करेंगे, दूध का उपयोग करेंगे या ऊन का उपयोग करेंगे तब। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये चलवासी पशुचारण मतलब देखिएगा आप लोग, मान लीजिए कोई गोरखिया वगैरह जो रहता है, बेल वगैरह को जे ले जाता है तो कहाँ ले जाता है? जहाँ पे चलवासी पशुचारण वही कर उसी को कहते हैं। तो क्या करता है, जहाँ पे चारा रहता है, जहाँ पे अनाज रहता है, जो घास वगैरह होता है वहीं पे ले जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग चलवासी पशुचारण बोलते हैं। और वाणिज्य पशुधन क्या बोलते हैं? वाणिज्य मतलब आप लोग समझ सकते हैं पैसा से रिलेटेड है, और धन भी पशुधन मतलब जिससे हम लोगों को इनकम प्राप्त होगा। तो इनकम हम लोगों को कैसे आएगा? जिसमें पशुओं को हम लोग मांस, जैसे बकरा वगैरह है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, दूध है ऊन के उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। इस सब से हम लोगों का आय की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, भारत में प्रवास के परिणाम का वर्णन करें। जो भारत में प्रवास है उसके क्या परिणाम है उसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो भारत में प्रवास के कई परिणाम होते हैं जिनमें हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो निम्न श्रेणी किसमें बांट सकते हैं? सो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक परिणाम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आसानी से इसको समझिए। अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 2 के एक स्पीड में करके देखिए, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि आप लोगों का 80 से 85 क्वेश्चन, आप लोगों का 85% जो है सो आप लोगों का नंबर जो है सो एग्जाम में मेरा क्वेश्चन से देखने को मिले। बाकी आप लोग लिखते हैं या नहीं लिखते हैं ये आप लोगों पर निर्भर करता है। सकारात्मक, प्रवास से शहरों में श्रम शक्ति बढ़ती है। प्रवास से जो होता है सो शहर में क्या होता है? श्रम शक्ति बढ़ती है। मतलब देखिएगा आप लोग, शहर में उतना मजदूर वगैरह नहीं होता है, तो गांव से जो है सो प्रवास करके जो है सो कहाँ पे जाती है? शहर से। जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। जो प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन, मान लीजिए कोई शहर गया कमाने, वहां से आया अपना घर, तो वही बोल रहा है धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। और जो कमा के आता है शहर से उसको क्या मिलता है? यहाँ पे सहारा मिलता है। उसके बाद नकारात्मक, शहरों में अत्यधिक भीड़ भाड़ से संसाधनों पर दबाव पड़ता है। जब शहर में अत्यधिक भीड़ होगा तो वहाँ क्या होगा? संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। और कई बार प्रवासियों को कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। चूंकि एक साथ जो है सो जब बहुत सारे लेबर या मजदूर, श्रम वगैरह मजदूर वगैरह चल जाते हैं और काम कम रहता है, तो आप लोगों को जो है सो मजदूरी भुगतान जो है सो बहुत कम किया जाता है। ये आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसी में, तो इसका सामाजिक परिणाम क्या होगा सो हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक परिणाम में आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। सामाजिक परिणाम में हो जाएगा सकारात्मक नकारात्मक हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो आगे आप लोग देख सकते हैं अब जनांकीय परिणाम क्या होता है। जनांकीय परिणाम उसके बारे में देखते हैं। प्रवास से शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है, चूंकि गांव के लोग जो है सो शहर में जाते हैं ताकि उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छी सुविधा मिल सके, वृद्धि होती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घटती है। मान लीजिए शहर है ये और ये गांव है, तो गांव से जब शहर जाएगा तो गांव में जनसंख्या घटेगी और शहर में क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगा। तो वही बात बोला गया यहाँ। इससे जनसंख्या संरचना में बदलाव होता है। इससे जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव होता है। और इससे इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जनसंख्या का जो घनत्व है सो शहर में अधिक होता है और गांव में कम होता है। उसी तरह से आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या है? पर्यावरणीय समस्या। अब क्या हो सकता है पर्यावरणीय समस्या, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम? देखिए शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रदूषण, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रदूषण, जल संकट, अन्य पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती है। तो ये सब समस्या होता है, जिससे जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, साथ में पर्यावरणीय जो समस्या है वो भी देखने को मिलेगा। और उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ये भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से देख लें। भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मतलब भूमि निम्नीकरण को करने के लिए, भूमि को निम्नीकरण करने के लिए जो सो भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए, जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसको कम करने के लिए उपाय सुझाइए। मतलब कौन कौन सा उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि भूमि का कम होना। भूमि का कम होने से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या जमीन घट जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपका जो खेत है उसमें अच्छा पहले खेती होता था, फसल होता था, लेकिन अब कम हो रहा है। मतलब क्या है? वो भूमि निम्नीकरण हो गया। मतलब उसका जो है सो उपजाऊपन जो है सो खत्म हो गया या समाप्त हो गया। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। वनीकरण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और वनों की कटाई को रोकना। अधिक से अधिक पेड़ लगाना और वनों की कटाई को रोकना। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, सतत कृषि, जैविक खेती और उचित फसल चक्र का उपयोग करना। मैंने जैविक खेती करना है। जैविक खेती मतलब क्या होता है सो आप लोग थोड़ा सा समझिए। मतलब जो हम लोग दवा वगैरह का उपयोग करते हैं उसको उपयोग नहीं करना है। जो हम लोग घर तरफ जिसको हम लोग गोबर वगैरह बोलते हैं, उसको हम लोग खाद भी बोलते हैं, तो खाद का उपयोग करना है। जो आप लोग देख सकते हैं जो यूरिया डीएपी है उसको हम लोग खाद नहीं, उसको उर्वरक बोलते हैं, तो उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है,
जल संरक्षण, जल के उचित उपयोगों और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, मतलब जल का हम लोग सही से उपयोग करेंगे और जो वर्षा जल संरक्षण है उसका जो है सो हम लोग क्या करेंगे, बचाव करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप लोगों का एक पॉइंट और था, देखिए फसल चक्र का उपयोग। जिससे मान लीजिए जब आप जिस फसल का खेती कर रहे हैं बार बार वही फसल का आप लोग खेती कीजिएगा तो उसका जो है सो भूमि निम्नीकरण होगा, मतलब भूमि का जो है सो उत्पादक क्षमता जो है सो कम हो जाएगा और भूमि का ह्यूमस की शक्ति या उपजाऊपन जो है सो समाप्त हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फसल चक्र मतलब बदल बदल के लगाते हैं। मान लीजिए अभी एक बार आलू लगाए तो एक बार उसमें गेहूं लगा देंगे, तो एक बार चना का। तो जनरली चना या दाल का आप लोगों को जब खेती किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो पेड़ का जो जड़ होता है जिसमें लेग्यूम पाया जाता है, तो लेग्यूम क्या क्या करता है, दूसरे जगह से जो है सो नाइट्रोजन को खींच के अपने जगह लाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मृदा को जो है सो उपजाऊपन बनाने का काम करता है। और उसके बाद देखिए क्या, अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट और प्रौद्योगिकी औद्योगिक कचरे का उचित निपटाना करना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन में क्या होता है, ठोस अपशिष्ट मतलब जो ठोस कचरा है और औद्योगिक कचरे जो है सो उसको सही से या उचित निपटान करना चाहिए, मतलब जैसे तैसे नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, फैक्ट्री से मान लीजिए जल आ रहा है और उसको हम लोग नदी में बहा देंगे तो उससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तो वही सब चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए जागरूकता, ये आप लोग देखिए किताबी लैंग्वेज में आप लोग नहीं, बिल्कुल अपने भाषा में लिख सकते हैं, आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। और आप लोग को किसी भी चीज़ को जो है सो रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग देखिए दोनों क्षमता होना चाहिए, समझने का भी और रटने का भी। अगर आप लोग केवल समझ के याद कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग याद कीजिएगा जैसे मान लीजिए 1857 में हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो 1857 में विद्रोह, तो उसमें क्या हम लोग समझेंगे बताइए। उसमें हम लोग जानेंगे कि हाँ 1857 में विद्रोह हुआ था, तो कुछ कुछ चीज़ को आप लोगों को याद करते भी जाना है। तो देखिए इसमें क्या जागरूकता, लोगों को भूमि निम्नीकरण के बारे में जागरूक करना। उसके बाद करना उन्हें संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करना, उसको जो है सो संरक्षण के प्रति क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। और उसी तरह से आगे देखिए सरकारी नीतियां, सरकार को भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए सख्त नीतियां और कानून बनानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हम लोग क्या देखते हैं, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो अगर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा वीडियो अगर लाया जाएगा सो। तो चलिए इसमें देखिए क्या, प्रदत्त भारत के मानचित्र में भारत के नगरों को दिखाइए। जो प्रदत्त मानचित्र है उसमें भारत के जो है सो नक्शों को जो है सो भारत का जो मैप है उसमें दिखाना है। तो आप लोग देखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या पूछ सकता है मैपिंग से, सो आप लोग थोड़ा सा इसको डिनोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को 28 जो राज्य है भारत में उसको आप लोगों को याद होना चाहिए मैपिंग से कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो देखिए इसमें जैसे आप लोगों को देगा यहाँ पे क्या क्या दे सकता है, सो देखिए। तो इसमें मान लीजिए आप लोगों को दिया पोरबंदर, तो आप लोगों को बोल दिया पोरबंदर दिखाने। ये सब जो है सो पीवाई की प्रीवियस ईयर का पूछा गया है और आप लोगों को पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या है, पोरबंदर, तो पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात का जो पश्चिमी तट का इलाका है वहाँ पे है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके जो भारत का जो मैप हम लोग जब ऐसे करके छापेंगे, इसमें देखिए अच्छा से नहीं छपाया, चूंकि ये जो है सो हम लोग या फिर मैपिंग यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ देखिए जब आप लोग भारत का जो मैप को अच्छे से देख लेंगे और आप लोगों को इतना तो पता होगा कि कहाँ कौन सा राज्य है। तो जब आप लोगों को उतना पता होगा तो आप लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे पोरबंदर पूछेगा तो पोरबंदर गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, वहाँ पे आप लोगों को दिखाना है। दुर्गापुर पूछेगा तो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल का इलाका है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मतलब पश्चिम बंगाल के साइड में आप लोग को वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए भद्रावती, तो भद्रावती आप लोग कर्नाटक में टिक लगाइएगा। तलचर, तलचर जो है सो उड़ीसा में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद डिगबोई, और ये जो डिगबोई है सो असम में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम लोग मैप से इसी तरह दिखा सकते हैं। देखिए इसमें क्या गया, मानचित्र पर इन नगरों को दिखाने के लिए आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करना होगा और नगरों को, स्थानों को चिन्हित करना होगा। तो आप लोग जैसे थोड़ा सा आप लोगों को भारत का मैप दिखा देते हैं, आप लोग किस तरह से देख सकते हैं सो। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए इसमें जो दिखाया गया आप लोगों को पोरबंदर बोला गया है, तो देखिए पोरबंदर जो है सो गुजरात में है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये जो आप लोगों का देख रहा है राजस्थान के जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे गुजरात, तो इसका जो पश्चिमी तट है आप लोग इधर कहीं पे लगा सकते हैं, ये पोरबंदर है। और उसी तरह से आप लोगों को आगे यहाँ पे जो दिया गया है सो आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया आप लोगों को कि दुर्गापुर, तो दुर्गापुर कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। अगर आप लोगों को पश्चिम बंगाल में जो है सो अगर सही टिक कर देते हैं तो आप लोगों को जो है सो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए ये जो दुर्गापुर है सो पश्चिम बंगाल में है, आप लोग इधर टिक कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे करके लिखिएगा वहाँ, या फिर वहाँ ABCD करके लिखने देगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को भद्रावती पूछा गया, तो भद्रावती जो है सो कर्नाटक में है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कर्नाटक जो है सो दक्षिणी राज्य में है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भद्रावती है। और उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों को भारत का मैपिंग अच्छा से याद होगा तो यहाँ से आप लोगों को जो 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा, सॉरी 5 गो जो आप लोग नेमिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत ईजी रहेगा और आप लोग 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं।
तो उसको आप लोग आसानी से उठा सकते हैं। उसके बाद तलचर, तो तलचर कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बच्चों, ये जो है सो हम लोग ऐसा बोलते हैं झारखंड, बिहार, बंगाल, उसके बाद तो उड़ीसा। देखिए झारखंड, बिहार, बंगाल यहाँ पे है, बंगाल के नीचे कहाँ पे है, उड़ीसा है। तो यहीं पे जो है सो तलचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तलचर या तलचेर। उसके बाद देखिए डिगबोई, तो डिगबोई आप लोगों को पता होगा कि ये असम में है बहुत बार, काहे कि यहाँ पे पहले बार जो है सो शोध तेल का जो है सो तेल सबसे पहले वहीं पे निकाला गया था। तो देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं बच्चों, तो असम जो है सो वहाँ पे आप लोग टिक लगा सकते हैं। तो असम जनरली हम लोग बात करते हैं, और आपको बताते प्यारे बच्चों, तो असम देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि असम जो है सो कहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं असम यहाँ पे है। तो असम जब यहाँ पे है तो हम लोग इस पे दर्शा देंगे, तो हम लोगों का जो नंबर है सो मिल जाएगा। तो आशा है बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी तरह से दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए, आप लोगों के कमेंट पर निर्भर करेगा। और आपके आने वाला एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को करवाया जाएगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे सोशोलॉजी देखने को मिला था, हिंदी इंग्लिश भी देखने को मिला था, जो वीडियो देख के गए होंगे उनको पता होगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।